हाँ ठीक है, पहले से ठीक है। मैंने पूछा आपसे कैसे हैं आप लोग? जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं ये बताओ। मस्त। 3 बातें मेरी अपलाइन ने बार बार बोली है, लेकिन फिर माइंड में चेंज हो गया, फिर चेंज कर दिया कुछ आप। अभी ठीक था एकदम, फिर चेंज हुआ कुछ। हेलो, अभी बीच में भैया एकदम ठीक कर दिया था आपने, ये फिर प्रॉब्लम आई है। नहीं, इसका नहीं, वहां का साउंड, वहां का प्रॉब्लम। हेलो, चुप रहने वाला हमेशा लोगों के जीवन में संकट पैदा करता है। क्या बोला? रिपीट कीजिए। दूसरा, चुप रहने वाले के जीवन में हमेशा संकट आता है। क्या? रिपीट कीजिए। यस। तीसरा, चुप रहने वाला इस सृष्टि के लिए संकट होता है। अब आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से आप बोलना चालू कर देंगे। कुछ भाई साहब मेरे मोबाइल से बहुत फोटो वोटो खींच रहे हैं, तो एक बार सभी लोग अपना मोबाइल निकालो, चलो निकालो। तब तक मैं सब छोड़ो, मोबाइल निकालिए अपना, निकालिए मोबाइल। अरे मैं कह रहा हूँ ना आपको, हाँ निकालिए, कैमरा ऑन कीजिए। मैं अभी पोज देता हूँ, आपको जितना भी फोटो खींचना खींच लीजिए। हाँ निकालिए, यस, खींचिए। इसको भी जितना खींचना खींच लीजिए, इसके बाद में बंद करवाने वाला हूँ परमानेंट। ठीक है भाई, और खींचना खींचिए। हो गया? अब इसका गला घोटना। मेरी अप्लाई ने इतनी ज्ञान की बातें बोली है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। मेरी अप्लाई ने क्या बोला कि जिस काम को तुम बार बार करते हो उसमें परिपूर्ण बन जाते हो, निपुण बन जाते हो। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बना देता है। करत करत अभ्यास जड़ी मत हो तो सुझाव, है ना? तो जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो प्रैक्टिस से हम उस काम के विद्वान बन जाते हैं। ये दोनों तो बार बार आप फोटो खींचोगे तो किसमें क्या बन जाओगे? फोटोग्राफर बनने आए हैं यहाँ पर, तो अगर फोटो खींचोगे तो फोटोग्राफर ही बनोगे। फिर फोटोग्राफर, फोटो खींचने वाला कलेक्टर बन गया, कभी सुना आपने? फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर ही बनेगा। और जीवन में मौका मिले तो फोटो खींचना चाहिए कि खिंचवाना चाहिए? खिंचवाना चाहिए ना। तो मैं ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे लोग आपकी फोटो खींचेंगे। पहले लोगों के ऑटोग्राफ लिया करता था मैं, और मेरी अप्लाई के संगत में आया तो लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने लग गए और फोटोग्राफ भी लेने लग गए। और मेरी संगत में आप रहेंगे तो आपका भी ऑटोग्राफ लेंगे और आपका भी फोटोग्राफ लेंगे। तो आज आपको फोटो नहीं खींचना है, वीडियो नहीं बनाना है, मेरी बात को सुनना है। जिस वीडियो को तुम बनाना चाहते हो YouTube चैनल पर जाइए, मुकेश कोठारी आर्ट सिंह सर्च कीजिए, हजारों वीडियो मिल जाएंगे वहां पर। आप वापस जबरदस्ती काम करने की कोशिश मत कीजिए। वो काम फोटोग्राफर का, वीडियोग्राफर का वो कर रहे हैं। हमारा काम है इस बिजनेस के टॉप पर जाना, राइट? और यही सपना देखकर हम सब लोग यहाँ पर आए। तो ध्यान को भटकाएंगे। 3 बातें मैंने बोली। चुप रहने वाला क्या होता है? चुप रहने वाला दूसरे के जीवन में संकट पैदा करता है। चुप रहने वाले के जीवन में खुद के संकट होती है कि संकट होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा पास आउट करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप घर पर जाएं और आपकी बीवी एकदम चुप है, कम होने वाली है। हो गई बात साबित कि चुप रहने वाले। दूसरा, चुप रहने वाले के जीवन में संकट कैसे आता है ये बताता हूं। जैसे एक पुलिस वाला यहां पर आ जाए और कहे इस ऑडिटोरियम में चोरी हो गई है, किसने की? तो जिसने नहीं की वो बोलेगा भाई साहब मैंने तो नहीं की। और जो चुप रहेगा उसके लिए क्या होगा? आगे बात क्लियर? अब जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला यह समझ नहीं सकता कि आप सोच क्या रहे, और वहीं से जीवन में और सृष्टि में संकट चालू होते हैं, राइट? तो अगर आप बोलोगे नहीं तो दुनिया की कोई मेडिकल साइंस ने ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं किया है जो ये पता लगा सके कि आप सोच क्या रहे।
आपके शरीर में क्या चल रहा है? दुनिया में इतनी मशीनें आ चुकी है कि आपके शरीर के एक एक अंग के अंदर जाकर उसकी तस्वीर ले सकती है, लेकिन तुम सोच क्या रहे हो इसका कोई तस्वीर नहीं बन सकती। राइट? तो कंफ्यूजन पैदा मत करो मेरे भाई। जब कोई पूछे आपसे तो जवाब दो मेरे भाई। हाँ बोलो या ना बोलो, बोलना जरूरी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हाँ ही बोलना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ना ही बोलना है। आपको जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन चुप नहीं रहना। और ये गर्दन का यूज कम से कम करना है ना। ऐसे भेंस भी कर सकती है। इंसान ही बोल सकता है और बोलकर बता सकता है कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। पानी का इंतजाम हो सकता है? यस, पीछे है भाई। आज गला थोड़ा गड़बड़ होगा, माइक में चैलेंज है। ये बहुत ठंडा आया है। किसी राजनीतिक पार्टी से मेरे दूर दूर का रिलेशनशिप नहीं। मैंने आज तक अपनी बातों से ये नहीं बताया कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं कि बीजेपी को सपोर्ट करता हूं या अखिलेश जी को या मायावती जी को। किसको सपोर्ट करता हूं मैंने अभी तक किसको बताया है, और ये मेरा काम नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं वोट दे देता हूँ, लेकिन मैं लोगों को प्रभावित नहीं करता। आपका अपना जीवन है, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना दिमाग है, जिसको सपोर्ट करना कीजिए। और मैं यहाँ पर कोई भाषणबाजी करने आया ही नहीं। और यूपी में भाषण देना मतलब बकवास करना है। यूपी में आदमी पैदा ही भाषण देते देते होता है। तो यहाँ के लोगों को भाषण देना बेवकूफ़ी है। यहाँ के दुनिया के सारे नेता यही के मशहूर है। देश के कितने प्रधानमंत्री यूपी ने दे दिए। तो यहाँ पर भाषणबाजी से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आप मेरे बिजनेस कलीग हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, और आप जब बिजनेस करते हैं तो मेरा भी उसके अंदर एक फायदा है, मेरे को भी उसका प्रॉफिट मिलता है, और आपके प्रॉफिट को बढ़ाने से मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाता है। कोई अगर ये सोच रहा है कि मुकेश कोठारी समाज सेवी है और हमारे बिजनेस को बढ़ाने आया है, ठेंगा बढ़ाने आया हूं। मेरे को आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना ही बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस की मजबूरी ये है कि मैं जब भी अपना बढ़ाना चाहता हूँ तो आपका बढ़ता है, और आपके बढ़ाई बगैर मेरा बढ़ ही नहीं सकता। तो ये तो इस बिजनेस की ब्यूटी है। विद्वान आदमी नहीं हूं मैं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा आदमी हूं, बनिया आदमी हूं। बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ, बनियों के बीच में जन्म हुआ। पैसों के अलावा कोई लैंग्वेज आती ही नहीं, कुछ भी। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, मेरा ज्ञान जीरो है, सिर्फ पैसों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, और मैं उसी की चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि जब पूछे तो जवाब जरूर देना, चुप नहीं देना। कितने लोग तैयार हैं? राइट, दोनों हाथ खड़ा कीजिए एक बार, और एक बार तेज चिल्लाकर बताइए कि हम जिंदा हैं अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड है, अच्छा इधर से उधर जा रहे हैं आप। मैं सोचा आज क्या बम को छोड़ देना यार, पास में आके और डर लगता है चलते चलते बातें करते करते कोई सामने से निकलता है तो। ये हमारे CTO थे भाई साहब, और मजे की बात है कि ये इतने अच्छे आराम में अगर आप बैठे हैं, AC हॉल के अंदर आगरा में अगर आप बैठे हैं, और इतने शांति प्रिय वातावरण में, इतने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो साहब का ही काम है। एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। भीलवाड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, लगभग 500 किलोमीटर होगा। 1973 में मेरा जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ, और मेरी इंटर एजुकेशन भीलवाड़ा राजस्थान की ही है। आई एम सिंपली BCom। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने ऐसा बताया आपको, सिंपली BCom मैंने किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे। मैं उनकी सारी क्वालिटी को प्रणाम करता हूँ, और जिंदगी भर ये वादा करता हूँ कि आपसे सीखता रहा हूं और आपसे सीखता रहूंगा। राइट? तो मुझे कोई पूछता है कि आपका गुरु कौन है, तो मेरा आंसर होता है आप। क्या आंसर होता है?
और दुनिया में हर व्यक्ति का यही उत्तर होना चाहिए। जब एक गुरु बनाओगे तो कट्टर बन जाओगे, और कट्टरपंथा किसी भी सीमा के टॉप पर नहीं जा सकता। आपको कट्टर नहीं बनना है, सभी को गुरु बना। जो भी अच्छी बात है उसे लेना, खराब बात को नहीं लेना। क्योंकि मेरी अपनी बोलती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहो तो उसकी हालत देखकर हम समझ सकते हैं ना। तो सीखना चाहो कोई भी सिखाएगा। मेरी 4 साल की डॉटर ने 28 साल की एज में मुझे पेस्ट करना सिखाया। उससे पहले मैं रगड़ रहा था इधर से उधर। एक दिन 28 साल की एज में संडे के दिन वो मुझे ऐसे घूर रही। मैंने कहा क्या हुआ? कि डैडी इतने बड़े हो गए, पेस्ट करना नहीं आता। मैंने कहा भाई मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ, ठीक ही कर रहा हूँ। कि नहीं, आप समझिए, आपकी दांतों की लाइन है स्ट्रेट, मसूड़े हैं ऊपर और नीचे, और आप ब्रश को यूं यूं घुमा रहे हैं। हमारी मैम ने बताया है कि पेस्ट करने का सही तरीका है जिगजैग 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 जिगजैग। एक चाटा मारा, 4 साल की डॉटर ने समझा दिया। सीखना चाहो तो कोई भी सिखाएगा, और ना सीखने की कसम खाओ तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बाका नहीं करेगा। ठीक है? यस। मेरे गुरु हैं आप, और आपको लगता है कि आपका गुरु हूं मैं, और ये कंफ्यूजन जिंदगी भर चलते रहना है। हाँ? तुम भी गुरु, मैं भी गुरु, हो जाते हैं शुरू, फिर कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हमारा गुरु है, जो चाहे वो सिखाते हैं, वही से चालू हो। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी 19.5 साल की एज में? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, कुछ लोग ऐसे आए जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है। हर चीज में स्वाह करना जरूरी है। सोचो समझो उत्तर दो यार। कोई एक दिन में, एक सेकंड में देने की जरूरत नहीं है, मस्ती से दे सकते। राइट। परिवार का इकोनॉमिकल कंडीशन मेरा अच्छा नहीं था। जब मैं 9 साल का था तब मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे। डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो 250 रुपए पेंशन आया करती थी। मकान थोड़ा बड़ा था, उसका 250 रुपए किराया आता था। 500 रुपए की टोटल इनकम थी। 6 भाई बहनों का परिवार था। पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, और मेरे माँ बाप का एक ही सपना था कि किसी तरह ये सबसे लास्ट वाला भी पढ़ लिख जाए। उनके इस सपने के सहारे मैंने पढ़ना लिखना चालू किया। हर साल पास होता था, लेकिन पैसों के प्रति बहुत ज्यादा रुचि थी। मैं 5वीं 6वीं क्लास में भी पैसों के बारे में सोचता था। क्यों? क्योंकि घर में जब भी कोई तनाव और टेंशन आती थी तो उसकी वजह पैसा होती थी। तो बचपन से सोचता था कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। और इसकी शुरुआत मैंने 6वीं क्लास से चालू की। 6वीं क्लास में मैंने सबसे पहले पतंग की दुकान लगाकर अपना पहला बिजनेस चालू किया। ₹1.60 पूरे साल में मैंने इकट्ठा किया। ₹1.60 पूरे साल में। जिस समय सारे बच्चे टॉफी खाते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उस समय में उस लॉलीपॉप की इच्छा को दबाकर पैसे इकट्ठे करता था। बहुत दिक्कत होती थी। बचपन में मन को एकाग्र करना बहुत कठिन काम है, इसलिए बच्चे को बहलाया फुसलाया जाता है ना। इसलिए कहावत क्या बनी है, मुझे बच्चा समझा है क्या? हम इसे बार बार बोलते हैं, बच्चा समझा है क्या मुझे? लेकिन बच्चे के अंदर इतनी एकाग्रता आना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मेरे अंदर थी। 6वीं क्लास में, 5वीं क्लास में मेरी क्लास में एक क्लासमेट थी मेरी, जिसका नाम था ललिता राजपूत। 5वीं क्लास में वो क्या रोज लॉलीपॉप लेकर आती थी, और मैं लाता नहीं था तो मुझे खिलाती थी। वो एक ही लॉलीपॉप को 1 महीने तक चलाती थी। ज्योमेट्री बॉक्स में लॉलीपॉप रखती थी। मैं जो ही नजर आता था वो ज्योमेट्री बॉक्स को खोलती थी, रेपर खोल के लॉलीपॉप को चाटती थी मेरे सामने।
और चाट के वापस बंद करके रख देती थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आता, मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी लॉलीपॉप लाऊंगा और इसको चिढ़ाऊंगा। लेकिन जो ही मैं अपने लक्ष्य को देखता था, मुझे लगता था कि ये फालतू की बात है, बकवास है। तो मेरी अपनाई ने एक बात मुझे सिखाई है कि जब तक जीवन की कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन के जब तक कोई गोल नहीं है, जीवन के जब तक कोई टारगेट नहीं है, तब तक जीवन बेकार है। और जिस व्यक्ति के जीवन में गोल नहीं है, वो जानवर की तरह ही जीता है। जीवन में गोल नहीं है, क्योंकि जीवन में बिना गोल के, बिना टारगेट के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आज यहां से आपका घर पर जाने का टारगेट होगा ना, तो ही आप पहुंचेंगे। अगर बिना किसी टारगेट से इस फोन से बाहर निकल जाओगे तो किसी के भी घर में पहुंच सकते हो और जूते खाकर भी आ सकते हो। लेकिन अपने घर के टारगेट में आप अपने ही घर पर पहुंचोगे, राइट? अब टारगेट लेते ही आपकी स्पीड डिपेंड करती है। जैसे आपको घर पर 10 मिनट में पहुंचना है, तो आपको तेज गति से कार, एक टैक्सी लेनी पड़ेगी। अगर 30 मिनट में पहुंचना है तो आप ऑटो से काम चला लेंगे। अगर 1 घंटे से पहुंचना है तो आप रिक्शा ले लोगे। और कहते हैं कि 2.5 घंटे में पहुंचना तो आप पैदल पैदल रवाना हो जाएंगे। यानी जैसा लक्ष्य वैसी स्पीड। हेलो, हाँ? तो लक्ष्य होना जरूरी है। अगर कुछ लोगों का लक्ष्य है ही नहीं, जीवन में क्या करना है उन्हें पता ही नहीं, तो फिर इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भैंस का सुबह सुबह निकलते हुए कोई लक्ष्य नहीं होता, वो तो घूमती रहती है, जहां पर भी पानी मिलता बैठ जाती है। हमारे भी हिंदुस्तान में ऐसे आदमी पाए जाते हैं। अभी मिस्टर अजय जी और पंकज जी के साथ मैं कार में आ रहा था, एक रोड पर जेसीबी गड्ढा खोद रहे, तो 20 आदमी केवल देख रहे, क्योंकि घर से वो बिना लक्ष्य बना के निकले थे। उनके पास इतना टाइम है, वो जहां पर भी खड़े हो जाते हैं देखना चालू कर देते। लेकिन जिनका टारगेट था वो रुक नहीं रहा था। किसी का ऑफिस जाने का टारगेट था, किसी का सामान लाने का टारगेट था, वो तेज गति से निकल रहे, वो देख भी नहीं रहे। लेकिन जिनका कोई टारगेट नहीं, वो गड्ढे को देख रहे। क्या हो रहा है? जेसीबी कर क्या? बिना टारगेट के सब अधूरा, सब खत्म। 6ठी क्लास में मैंने पतंग की दुकान लगाई। 1 रुपया 60 पैसा मेरे पास था। 1 रुपया 60 पैसे से मैंने अपने भाई से उधार लिए। 6ठी क्लास में उधार लिए भाई। उधार लेना एक कला है, उधार लेना एक साइंस है। और उधार देने वाला हमेशा 3 प्रश्न पूछता है। जब भी कोई तुम्हें उधार देगा तो 3 प्रश्न पूछेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। आप जब बोलेंगे उधार चाहिए तो पहला पूछेगा क्यों? होम लोन, हाउस लोन, शादी का लोन, पर्सनल लोन, क्यों? क्यों चाहिए? दूसरा, जब क्यों क्लियर होगा तो बोलेगा क्या करेगा? तीसरा वो पूछेगा कैसे चुकाएगा? तीसरा क्या पूछेगा? चौथा पूछेगा मेरा क्या फायदा? 4 बातें पूछेगी। और मेरे भाई को ये 4 बातें पूछनी थी, लेकिन मैंने पहले ही एडवांस में जवाब दे दिया। मैंने भाई से बोला, भाई आपके पास भी 1 रुपया 60 पैसा है, उधार चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पतंग की दुकान लगाने वाला हूं। और पतंग की दुकान ही क्यों लगाने वाला हूं? क्योंकि मैंने पता कर लिया है कि पतंग की दुकान में जो पतंग 10 पैसे की बिकती है, वो होलसेल में कितने की मिलती है, एक पतंग में कितना मार्जिन है, और होलसेल की दुकान कहाँ है। और मैं अगर यहाँ दुकान खोलता हूँ तो कितनी दूरी तक कोई सी भी दुकान नहीं है, यानी इधर के सारे ग्राहक मेरे हो जाएंगे। और अगर इतनी पतंग बिकेगी तो इतना तो मेरा मार्जिन फाइनल है। और इतना अगर मेरा मार्जिन हो गया तो आप मुझे 1 रुपया 60 पैसे दोगे, हम आपको 1 रुपया 90 पैसा 3 महीने में वापस देंगे। मेरा भाई इतना कन्विंस हो गया कि उसने मुझे तुरंत 6ठी क्लास में, वो 8वीं में था, 1 रुपया 60 पैसा उधार दे दिया। दैट इज द कॉल प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कुछ भी करोगे कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। रोज सुबह उठो, लिखो ना कागज पर करना क्या है आज। लेकिन हम तो कुछ लिखते नहीं, हम तो पहले रवाना हो जाते हैं, देखते हैं कि जो होगा वही कर लेंगे।
और जब बिना प्लानिंग के करोगे ना, कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। दुनिया के एक एक अरबपति व्यक्ति काम करता है तो प्लानिंग से करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, भगवान ने सबको दिए हैं 24 घंटे। अब उस 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करोगे? बिना प्लानिंग के करोगे तो 24 घंटे भी जीरो हो जाएंगे, और प्लानिंग के करोगे ना तो 24 घंटे लाखों घंटों में तब्दील हो जाएंगे। भाई तो पतंग की दुकान लगा ली भाई साहब मैंने 6ठी क्लास में, और आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में पैसे को मैंने डबल कर दिया। कितने महीने? कौन सी क्लास में? हाँ साहब, आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें 3 महीने में पैसे डबल हो सकते हैं? अगर कोई ऐसा है, पुनिया साहब आपके पास है, तो 6 साल में भी कोई डबल करने की गारंटी लेता है तो मेरे पास आइए। हमने कितने महीने में किया? कौन सी क्लास में? वहां से मेरा बिजनेस का सफर चालू हुआ, जो कभी रुका ही नहीं। अब आम बच्चों की तरह मैं रिएक्ट करता ही नहीं। होली का सीजन आता था, बच्चे कलर लाने और लगाने की प्लानिंग करते थे, मैं कलर की दुकान खोलकर बैठ जाता था। राखी पर लोग राखी बनवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान खोलकर बैठ जाता था। दिवाली पर लोग पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखे की दुकान खोल देता था। एक अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता था। और आपको आश्चर्य होगा कि 9वीं क्लास में मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर होती थी। 9वीं क्लास की बात करो, 10वीं 11वीं में आते आते हमने थोड़े बड़े बिजनेस करना चालू कर दिया, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि अच्छा क्या है खराब क्या है। तो हमने बिजनेस करना चालू कर दिया। एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी हिंदुस्तान में, हमने उनको ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया, क्योंकि पैसा वहीं पर बढ़ रहा था। हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमें तो एक ही बात समझ में आती थी, पैसा आता है कि नहीं आता। पंकज जी, प्लान अभी आप बता रहे होंगे, लोगों के पास जा जाकर नेटवर्क बना रहे होंगे। हमने ये नेटवर्क 9वीं 10वीं क्लास में बना लिया। घरों में जाते थे, पता लगाते थे कि कौन सी बड़ी फैमिली है, कौन सी छोटी फैमिली है, और जो भी छोटी फैमिली होती है ना, उनको जाकर प्लान समझाते थे। प्लान क्या था समझिए, उनको हम समझाते थे कि भाई साहब, सरकार तुम्हें 2 सिलेंडर देती है, एक तो तुम इस्तेमाल कर लेते हो और एक तुम्हारा बर्बाद हो जाता है, तो तुम सरकार से दोनों ले लो। एक तुम ले लो, एक हमें दे दो। हमें दे दोगे तो हम तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, और 100 रुपए एक्स्ट्रा में ले लेकर 150 रुपए एक्स्ट्रा में हम सिलेंडर, और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। उस जमाने में 2-2,500 रुपए हम कमा लेते थे। 12वीं क्लास में आते आते हमारा सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। हमें बताया गया कि जिम में जाने से सीना बाहर निकलता है, लेकिन मेरी अपलाइन ने कहा कि पैसा कमाने से भी निकलता है। कमा के देखो, यूं पैसा कमाओगे तो यूं चलो पूरी दुनिया में हटकर। हेलो, बड़ा पैसा कमाने लग गए, क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमें किसी से डर ही नहीं लगता था, क्योंकि पैसा का बल जेब में था, डरते नहीं थे किसी से। एलपीजी सिलेंडर का जो डीलर था ना, उस समय पेट्रोल पंप के मालिक और डीलर बड़े लोग कहलाते थे। समाज में हर किसी के पास पेट्रोल पंप नहीं होता था। उस समय एलपीजी सिलेंडर का जो डीलर था ना, उसके ऑफिस में घुस गया मैं बिना परमिशन के, और ऐसे कॉन्फिडेंस से घुसा जैसे मैं परमिशन लेके आया। सीधा गया, मैंने कहा सर नमस्कार। उन्होंने कहा नमस्ते। वो समझे कोई काम का आदमी आया होगा, कोई काम से आया होगा। नमस्ते। मैंने कहा सर, मुझे ये पता है कि आप और आपके लोग मिली भगत से गैस के सिलेंडर ब्लैक करते हैं। उसको गुस्सा आ गया होगा, तू है कौन और अंदर क्यों आया? इंफॉर्मेशन देने आया है कि इंक्वायरी करने आया है? मैंने कहा मैं दोनों करने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मेरे जीवन में कोई आइडियल है तो आप हैं, भीलवाड़ा की शान है तो आप हैं, लोगों के आदर्श हैं तो आप हैं, और आप जब ब्लेक करते हैं ना तो इससे आपका नाम बर्बाद होता है, और मेरे से ये देखा नहीं जाता। इसलिए मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लेक ना करें, अगर करना है तो मेरे थ्रू करें। इतना जोरदार प्लान समझाया मैंने कि 1 सेकंड में उसको समझ में आ गया।
उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया, इधर आ। मैनेजर आया, दौड़ा दौड़ा, क्या कह रहा है ये? तुम एक एक आदमी से डीलिंग करते हो और सिलेंडर ब्रेक करते हो, तो मेरे एक एक आदमी से ब्रेक करने के लिए बोला तुम्हारे को। एक एक आदमी को ब्रेक करोगे तो दाम तो मेरा ही खराब होगा ना। इसलिए आज के बाद तुम एक ही सिलेंडर ब्रेक नहीं करोगे, इसको ऑथराइज एजेंट बना दो। जब भी ब्रेक करना है तो एक ही आदमी से डील करना पड़ेगा, पब्लिक से हम डीलिंग करेंगे। और भाई साहब, पूरे भिलौड़ा की ब्रेक मेलिंग हमारे हाथ में आ गई। पूरा भिलौड़ा में हमारे अलावा कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता था। यानी किसी भी ब्रेक मिलर को सिलेंडर लेना है तो हमारे से ही लेना पड़ता है। जोरदार बिजनेस हमारा चालू हो गया। उस जमाने में 2,500-3,000 रुपए महीने के हम कमा लेते थे। हमारे पास एक मोपेड होती थी टीवीएस चैंप, और हमारा प्रिंसिपल लूना पर आता था। हम टीवीएस चैंप पर जाते थे स्कूल के अंदर। सब कुछ जीवन में ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता था। पढ़ने में मेरी रुचि थी ही। मुझे लास्ट तक ये समझ में नहीं आया कि लोग पढ़ते क्यों हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना क्यों पढ़ता था, ये मेरी मजबूरी थी। मेरे पिताजी थे ना, वो डिफेंस वाले लोग थे, भाई साहब दादाजी ने जैसे खड़ूस खड़ूस टाइप के होते।